नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल NPS स्टडी सेंटर में। आज हम स्पेशल मैंने क्या बोल रहा है स्पेशल ग्रुप डी के लिए जो है ये साइंस का पोर्शन लेके आए हैं। स्पेशल ग्रुप डी के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि ग्रुप डी का जो फॉर्म है वो जल्दी भराना शुरू हो जाएगा 23 जनवरी के आसपास से। तो आपको जो है तैयारी में लग जाना है, क्योंकि 5 से 6 महीना में जो है आपको जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेकर ख़त्म भी कर देगा रेलवे वाला। इसके लिए जो है आप जानते होंगे कि ग्रुप डी में जो है सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है उसका साइंस का पोर्शन। कौन सा पोर्शन होता है? साइंस का पोर्शन जो है ना बहुत ही मतलब यूनिक होता है। उसका मेन साइंस ही होता है जो कि सारा ग्रुप डी लेके चलता है। अगर साइंस का पोर्शन आपका अच्छा है और मैथ अच्छा रहा तो आप जो है ना अच्छे से आप जो है 80 नंबर जो है आप आराम से गेन कर सकते हैं। कितना मैंने बोला? 80-90 नंबर जो है आप आराम से गेन कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? ये ध्यान रखिएगा कि साइंस और साथ साथ मैथ, तो ये आपको दोनों प्रोवाइड कराया जाएगा। साइंस तो आज शुरू कर रहे हैं स्पेशल ग्रुप डी के लिए, और मैथ तो आपके लिए मिल रहा है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अगर और भी किसी चीज़ की तैयारी लगे हुए हैं तो उनके लिए भी है जो मैथ जो है ना स्पेशल होता है। साइंस भी हर जगह काम आता है आपका, जैसे बिहार SSC हो गया, आपका NTPC हो गया, तो इन सभी जगह जो है आपको साइंस मिल जाता है। और जो है इसका अगर PDF चाहते हैं तो PDF जो है हमारे चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ के। चलिए इसको शुरू करते हैं आज हम। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? देखिए इसको मैं तो और बड़ा कर दूँ ताकि आपको अच्छे और दिखे। अब सही है? चलिए, क्योंकि ये देख रहे हैं ये ग्रुप डी में ही पूछा गया सवाल है, हम एक्स्ट्रा नहीं, ये आपका प्रीवियस ईयर टाइप का ही है, ग्रुप डी है या कोई और भी एग्जाम में पूछा गया है वैसा ही सवाल आपका है। तो यहाँ क्या कहता है, जब लेड धातु कॉपर क्लोराइड के विलयन से अभिक्रिया करती है तब क्या होता है? देखिए यहाँ आंसर में देखिएगा, यहाँ आपको आराम से दिख रहा है, मैं तो बता देता हूँ ऊपर, लेकिन यहाँ देखिए क्या कहता है। अगर लेड को अगर धरना किससे करता है, लेड धातु को कॉपर क्लोराइड से, तो CuCl2 को जब अगर हम करेंगे रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन के उभरेगा? तो ये मेरा PbCl2 प्लस Cu को अलग कर देगा, कॉपर को अलग कर देगा। क्या करेगा? कॉपर को जो है अलग कर देगा। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन डी नंबर जो है लेड क्लोराइड निर्मित हो जाएगा। लेड क्लोराइड जैसे ये है, ये आपका जो है ये निर्मित हो जाता है। क्या निर्मित हो जाएगा? लेड क्लोराइड। आपका जो क्लोराइड है वो जाकर जो है आपका लेड से जाकर मिल जाएगा, तो क्या निर्माण कर देगा? लेड क्लोराइड। क्या कर देगा? लेड क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको एक्सप्रेशन देखना है, मतलब कि फुल डिटेल डालना है, तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ सारा चीज़ आपको डिटेल दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? क्या पूछ रहा है? लेड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो अभी मैंने बताया लेड का क्या होता है? Pb होता है। क्या होता है? Pb होता है। और इसका नंबर कितना पे है? तो ये 82 नंबर पे आपको पीरियोडिक टेबल में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। Pb का देखिए लेड दिया हुआ है, Mn मतलब मैग्नीज होता है, Fe मतलब आयरन होता है, Zn मतलब होता है जिंक होता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है कि जब लेड नाइट्रेट का एक अणु गर्म किया जाता है तब क्या होता है? जब लेड नाइट्रेट, क्या बोल रहा है? लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3। क्या है? PbNO3। अब यहाँ पर जो है इसको ट्वाइस कीजिए, यहाँ ट्वाइस कीजिए, को अगर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो 2 को जो है ना Pb जो है ना O के साथ रिएक्शन कर जाएगा, PbO हो जाएगा, प्लस इसके बाद जो है आपका नाइट्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन जो है रिएक्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन जो है बाहर निकल जाएगा। तो इससे हमें क्या होता है? तो इससे जो है हमारा NO2 गैस के साथ जो है 2 मोल जो है उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है? NO2 के साथ 2 मोल जो है उत्पन्न होते हैं। इसका आंसर क्या है? तो C ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है। नीचे देखिएगा इसका जो है डिटेल लिखा हुआ है कि जब लेड नाइट्रेट के अणु को गर्म हो जाता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस के जो है 2 मोल उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अमलगम बनाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? तो अमलगम बनाने के लिए जो है जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक धातु होता है वो होता है आपका पारा। क्या होता है? पारा होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? पारा होता है। क्यों होता है? क्योंकि भाई इसमें अम्ल और क्षार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। क्या होता है?
इस पर अम्ल और क्षार का जो है ना कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिस कारण से अमलगम बनाने के लिए पारा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। क्या बोलता है, कमरे में जो है तापमान पर, जो समान तापमान पर वो तरल रूप में होती है, तो कौन सी होती है, वो आपका पारा ही होती है। कौन सी होती है, पारा ही होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पर पढ़ लीजिए डिटेल कि पारा जो है साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। पारा आवर्त सरणी डी ब्लॉक में होती है। कहाँ पर होती है, डी ब्लॉक के जिंक परिवार का सदस्य है। किसका सदस्य है, तो जिंक परिवार का, जिसका परमाणु क्रमांक जो है 80 होता है। कितना होता है, 80 होता है। आगे देखिएगा, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है। तो कौन सी धातु तापमान पर तरल होती है, अभी मैंने बताया पारा होती है। ये आपका जो है ना क्वेश्चन रिपीट होता है, देखिएगा कब का पूछा होगा, कहाँ का पूछा हुआ है, ठीक ना। ये आरआरबी जेईई का है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये आपका रीजनिंग जैसा प्रश्न एक पूछा गया है। कहा गया है कि इसमें विषम जैसा चुनिए। विषम जैसा चुनिए मतलब कह रहा है, जैसे यहाँ देखिए ये पारा हो गया, पारद या क्विक सिल्वर हो गया, या हाइड्रोजन जीरण हो गया, या ब्रोमोस हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि पारा जो है इसी का प्राचीन नाम क्या था, तो हाइड्रोजीरम था। क्या था, हाइड्रोजीरम। और इसके साथ ही इसका एक और नाम भी है जिसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्विक सिल्वर भी कहते हैं। और वहीं अगर हम ब्रोमोस की बात करें तो ये क्या होती है, तो ये एक औषधि होती है। इसका प्रयोग जानते क्या कहाँ किया जाता है, तो ब्रेन में जो मतलब सर दर्द होती है उसमें यूज किया जाता है। किसका, तो ब्रोमोस का। तो यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ लिखा होगा हाइड्रोजारिन जो है आपका पारा का लैटिन नाम है। अब ब्रोमोस जो है एक प्रकार की औषधि है जिसका प्रयोग सिर दर्द को दूर करने तथा प्रति अम्ल मतलब एंटी एसिड के रूप में भी किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है, जिको अलग है। मतलब ये तीनों का नाम एक ही जैसा है। ये आपका पारा, हाइड्रोजन और पारद क्विक सिल्वर का। चलिए आगे देखते हैं, क्विक सिल्वर किसे कहते हैं। अभी जस्ट मैंने देखा, तो क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, मरकरी को कहते हैं। किसे कहते हैं, पारा या मरकरी को कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, पारंपरिक थर्मामीटर में किस तत्व जो प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला होता है उसका प्रयोग किया जाता है, तो किसमें, तो मरकरी में ही। अभी सिर्फ मरकरी पर ही चल रहा है, इसलिए मरकरी पर दिया जा रहा है, मतलब पीरियोडिक टेबल का। मैं अभी चेंज करता हूँ क्वेश्चन, टेंशन मत लीजिए। तो किसका होता है, मरकरी का होता है। पारंपरिक थर्मामीटर पारे में मरकरी का प्रयोग जो है होता है, क्योंकि ये चमकदार होता है तथा थर्मामीटर की दीवार पर जो है चिपकता नहीं है और ऊष्मीय प्रसार का एक समान होता है। पारा प्राकृतिक रूप से अत्यंत जहरीला भी होता है। क्या होता है, जहरीला भी होता है। आपका देखिए मरकरी के प्रश्न से देखिए कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अभी तक हमने देखा कि अलग अलग टाइप का प्रश्न पूछे जा रहे हैं एक ही चीज़ से। आगे चलते हैं, कहता है कि पारा एकमात्र धातु है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर तरल रहती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है, यह देखिएगा कि इसका कारण क्या है कि इसका जो है ना आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक होने के कारण जो है ये पारा जो है ना तरल माध्यम में रहती है। अब इसका नीचे एक्सप्रेशन देखिएगा डिटेल्स कि एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहती है। इसका कारण यही है कि अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और कमजोर धात्विक बंध होता है। यह ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक भी होता है। इसका गलनांक जो है 234 केल्विन होता है तथा अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 13.6 होता है। कितना होता है, 13.6 होता है। चलिए हम यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं। अब मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। चलिए बायोलॉजी भी देख लेते हैं, वहाँ केमिस्ट्री पढ़ा, बायोलॉजी, उसका फिजिक्स देख लेंगे लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं। इसका है कि कहता है कि डैश का शरीर कोशिका के 2 परतों से बना होता है। कौन सा जो है 2 परतों से बना होता है, तो वो आपका होता है सिलेंट्रेट। क्या होता है, सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट का शरीर जो है कोशिकाओं के 2 परतों से बना होता है, जिसकी पहली परत जो है बाह्य स्तर जिसे हम एक्टोडर्म तथा दूसरा अंतर स्तर या एंडोडर्म होती है। दोनों के बीच एक कोशीय पदार्थ मध्य श्लेष जिसे हम मेजोग्लिया कहते हैं, और सेलेंट्रोट्रा एक बहुकोशिकीय जंतु भी होती है। उदाहरण के है आपका हाइड्रा जो होता है ना, वो आपका किसका होता है, तो साइलेंट्रेट का ही होता है। इसमें जो है ना 2 परतें की कोशिकाएं बनी होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट जो है सही होगा।
चलिए आगे देखते हैं। कहता है हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो यह पुनः जनन किसके द्वारा? पुनर्जनन द्वारा जो है ना ये उत्पन्न होते हैं। यहाँ देखिएगा, यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाते हैं, अलग टुकड़े हो जाते हैं अथवा कुछ टुकड़ों में भी हो जाता है तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके एक नए जीव विकसित होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई आदमी तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मान लीजिए कोई जीव है, एक बड़ा सा इतना बड़ा जीव है, इसको हम 3 टुकड़े कर दिए। अब ये 3 टुकड़े से जो है ना अलग अलग जीव जो है ना पनप जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग अलग जीव जो है पनप जाएंगे। यही यहाँ पर लिखता है कि टुकड़ों की वृद्धि करके जो है नए जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आपका एक हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया। जैसे सरल प्राणी यदि कई टुकड़ों में जो है काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है और यह जो है पुनर्जनन कहलाती है। क्या कहलाती है? पुनर्जनन कहलाती है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कौन से जानवरों में ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होती है? किस में नहीं होती है? तो ये केचुआ में नहीं होती है भाई, ना ही एस्केरिस में, ना ही प्लानेरिया में। ये आपका जेली फिश में होती है। किस में होती है? जेली फिश में होती है। किस में होती है? जेली फिश में होती है, क्योंकि इसमें 2 भ्रूणीय स्तर की व्यवस्थित होती है। यथा मतलब कि पहला होता है आपका ब्राह्म त्वचा मतलब बाहरी वाला, उसका होता है अंत त्वचा अंदर वाला, और ये जो है आपका द्विस्तरीय कहलाते हैं। जैसे स्पंज हो गया, सेलेंट्रेट हो गया, टेनाफोर हो गया, इसके कारण से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि कौन सा जानवर जो है मुकुलन मतलब बंडिंग द्वारा जो है पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो इसमें क्या होता है? खमीर। क्या होता है? खमीर जो है ऐसा जानवर है जिसका जो है बंडिंग द्वारा जो है पुनरुत्पादित होता है और पुनर्जनन जो है कार्यान्वित किया जाता है। किसका? खमीर का। यहाँ देखिएगा कि हाइड्रा जो कि नेड्रेरिया संघ का जंतु होता है, यह सूक्ष्म आकार का भी तो बहुत छोटा होता है। यह मकुलन बंडिंग द्वारा जो है पुनरुत्पादित और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, अर्थात इसमें अलैंगिक जनन भी होता है। हाइड्रा का शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है एवं प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव विकसित हो जाते हैं। यह भी अलैंगिक जनन का एक विधि जिसे पुनरुद्भवन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, माफ़ कीजिएगा, इसका आंसर आपका हाइड्रा होना चाहिए था। खमीर बोल दिया था मैंने, गलती से खमीर बोल दिया था, हाइड्रा होना चाहिए। पूरा डिटेल मैंने हाइड्रा बताया और लास्ट सॉरी माफ़ कीजिएगा हाइड्रा होगा। चलिए आगे देखते हैं कि मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकते हैं। अभी मैंने डिटेल बताया इसमें टोटल, यही आपका क्या है? हाइड्रा है। कौन सा है? हाइड्रा है। चलिए आगे देखते हैं। कलिका द्वारा विकसित नया जीव कौन सा है? तो कलिका द्वारा विकसित जो नया जीव है वो कौन सा आपका? हाइड्रा है। क्या है? हाइड्रा है। इसके बाद आता है आपका कि कहता है बंडिंग के प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जनन कोशिका का उपयोग किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन देख रहे हैं, सेम जैसा पूछा जा रहा है आपका। यहाँ देखिए लिखता भी है कि उपयुक्त पद संख्या व्याख्या देखिए, मतलब ऊपर वाला का संख्या देखिए, मतलब व्याख्या देखिए। आपका जो है ग्रुप डी देख रहे हैं, पूछा जाता है, ये देखते जाइएगा। आगे आपका आता है कि जानवरों के लिए किस फाइलम संघ को फ्लैट वर्म या चपटे कृमि भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज को। किसे? प्लेटीहेल्मिन्थीज को भी। इसका देखिए यहाँ पर क्यों कहता है, इसका शरीर जो है त्रिस्तरीय होता है, परंतु यह देह गुहा नहीं पाई जाती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होने के कारण जो है इन्हें फ्लैट वर्म चपटे कृमि भी कहा जाता है। इसमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता एवं उत्सर्जन फ्लेम कोशिका द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो कोशिका के फ्लेम कोशिका द्वारा होता है। इनमें जो है कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। ये जो है उभयलिंगी होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में आता है प्रेनेरिया, लीवर फ्लूक, फीता कृमि, ये सब जो है इसके अंडर में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कहता है कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो ये कौन सी होती है? तो ये आपका होती है प्लेनेरिया। कौन सी? प्लेनेरिया। अब यहाँ देखिएगा, आगे देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है? कहता है प्लेनेरिया जंतु जगत के संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज या चपटे कृमि के सदस्य है। इसे वर्ग टर्बुलेनियर भी रखा जाता है। प्लेनेरिया में नेत्र धब्बे
और जिसे औसले कहा जाता है, जो प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। नेत्र धब्बे फोटो रिफ्लेक्टर की रूप में भी कार्य करता है और प्रकाश स्रोतों को दूर किए जाने पर उपयोग किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी जो है प्लेनिया इसका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब चलते हैं हम लोग फिजिक्स की तरफ। चलिए अब हम लोग फिजिक्स की देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कहता है कि किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गति ऊर्जा क्या होती है। तो क्या होती है इसका, तो इसका जो है ये बंदूक की तुलना में जो है अधिक हो जाती है। किसकी होती है, बंदूक की तुलना में जो है अधिक हो जाती है। क्यों हो जाती है, यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है आपका कि बंदूक का द्रव्यमान मान लीजिए m है, वेग आपका v1 है, बुलेट का द्रव्यमान आपका m2 है, अब वेग जो है v2 है। तो m1 जो है ग्रेटर होगा किसका, m2 से। क्यों होगा भाई, क्योंकि जो है बुलेट का द्रव्यमान जो है ज़्यादा होगा। संवेग संरक्षण क्या होगा, तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल मान लिया। दोनों तरफ से जो है हम क्या करेंगे, हाफ से गुना कर देंगे, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसके बाद जो है ये क्या आ गया हमारा, तो ये आ गया हमारा, इसको हम E1 M1 मान लिए इसको, ठीक है। इसके बाद इसको अगर हम इस तरह से रखते हैं, मान लीजिए इसको इस साइड कर दिए, इसको इस साइड कर दिए, तो क्या हो जाएगा हमारा E2/E1 क्या हो गया, M1 M2 हो गया। इसके बाद कहता है कि ये जो देख रहे हैं ग्रेटर देन आपका 1 होना चाहिए, होता है क्योंकि इसका पहला सॉल्यूशन से यहाँ पर देख रहे हैं ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, तो ये इसलिए इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो E2 जो है ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, E1 से। मतलब इसका गति जो है इसका बंदूक से जो बुलेट का जो तेज होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका कहता है यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा क्या होता है। तो यांत्रिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को माइनस करेंगे तो क्या निकलता है हमारा, अस्थितिज ऊर्जा निकलता है। देखिए कहाँ कहाँ पूछा है, ग्रुप डी 18 में ही, उसी साल 18 में ही, ये भी 18 में, तीन शिफ्ट में पूछा गया है, तीन शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट है इसका देखिएगा, तो भौतिकी में किसी यांत्रिक प्रणाली के किसी अवयव में निहित अस्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग जो है यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात यांत्रिक ऊर्जा किस वस्तु का गति या उसकी स्थिति का संबंध होता है। ये देखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यही यांत्रिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा को साइड लेते आएंगे इस साइड, तो क्या हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। तो इससे क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी जो है यह सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है। अभी जस्ट मैंने ऊपर बताया, तो क्या कहलाता है, वो हमारा यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है। भाई फिर से वही प्रश्न आपका आ गया, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट है आपका यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा होती है आपका क्या, तो ये होती है आपका किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग। देख रहे हैं, सब आपका ग्रुप डी का ही पूछा जाएगा सवाल है, बस एक ही क्वेश्चन है, उसको अलग अलग तरीका से पूछा जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पूछता है यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो प्लस बता दिया। यहाँ पूछ रहा है कि दोनों का जोड़ क्या होता है, तो फिर बताना आपको क्या होता है। यहाँ भी वही पूछा है, मतलब एक ही सवाल का अलग अलग तरीके से पूछा जाता है सवाल। चलिए आगे देखते हैं कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके बराबर होते हैं। फिर से वही प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट आपका कि डैश ऊर्जा के 2 प्रकार की ऊर्जा होती हैं, तो वह कौन सी होती है, वो होती है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को ही 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। किसमें, तो यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट आपका कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु जो है 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये आपको पता करना है। अब गतिज ऊर्जा बोल दिया है, इसका मतलब हाफ mv² का फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। अब लगाते हैं, हाफ इंटू m कितना है 15 kg और v कितना है मेरा 7 मीटर प्रति सेकंड है। अब इसको 2 बार होता है ना, हाफ mv²। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 15 सतह कितना होता है 105। अब इंटू फिर 7 से करना है तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35 और 3 और 7 ये हो गया। अब इसको करना है 2 से डिवाइड कितना हो जाएगा ये हमारा, तो ये आ जाएगा 36 दूनी 72 1 5 7.5 मतलब 367.5 आएगा। क्या आएगा, 367.5
5 आएगा। जूल में आएगा, याद रखिएगा, जूल में आएगा, मीटर सेकंड में नहीं आएगा, जूल में आएगा। ये भी याद रखिएगा कि गतिज ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या होता है, तो जूल होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि 12 किलोग्राम की एक वस्तु के भूमि से निश्चित ऊंचाई पर रखा जाता है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा जो है आपका 600 जूल दिया हुआ है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई बताइए। तब जानते हैं कि पी क्या होता है हमारा, स्थितिज ऊर्जा mgh होता है ना। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा आपका दिया हुआ है, कितना है दिया हुआ है आपका 600 दिया हुआ है। कितना दिया है, 600 दिया है। और m दिया हुआ है आपका इधर 12 दिया हुआ है। इसके बाद जो है आपका g मालूम होता है 10 होता है, यहाँ दे भी दिया, मेंशन कर दिया है। और h निकालना है। अब इसको काटते हैं, 12 पचे 60, 50 आ गया। 50 को फिर काटेंगे 0, तो कितना आ गया 5 मीटर। कितना आ गया 5 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, 5 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, कहता है कि कौन सी ऊर्जा गतिज ऊर्जा है। तो बंदूक से निकली हुई गोली जो है गतिज ऊर्जा होती है, एकदम होती है भाई। अभी मैंने बताया था पूरा फुल डिटेल से इधर। उसका होता है तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, मतलब तेजी से दौड़ रही है कोई रेलवे इंजन, क्या वो गतिज ऊर्जा में होती है, एकदम होती है। उसका कोई मास भी होता है, उसका वेलोसिटी होगी, जरूर होगा। इसका कहता है एक साधारण पेंडुलम की गति, एक साधारण पेंडुलम जो घड़ी में देखते होंगे इस तरह से बंधा होता है, ये जो है इधर मोशन करते रहता है, ये इस तरह से इधर से करते रहता है। तो इसमें भी होती है, इसमें होती है। पेंडुलम की मास होगी, उसका वेलोसिटी भी होगी। तो ये तीनों में जो है आपका इस गतिज ऊर्जा होता है। किसमें गतिज ऊर्जा होता है। तो आज यहीं तक रह देते हैं। आज हमने जो है पूरा तीनों चैप्टर केमिस्ट्री देखा, फिर आपको बायोलॉजी मैंने बताया, बायोलॉजी के बाद फिर मैंने आपको फिजिक्स बताया। ये तीनों जो है साइंस पोर्शन आज मैंने इस वीडियो में बताया है। कुछ कुछ करके आपको फिर अगले दिन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ये स्पेशल ग्रुप डी का जो है क्लास आपके लिए कैसा लगा, उम्मीद है आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूले भाई। एक सब्सक्राइब ही तो करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।